गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज आपके हिस्ट्री का नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जो है चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके बाद हिटलर का कैसे उदय हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये एक ऐसी कहानी है जो काफ़ी मज़ेदार है और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक साधारण आदमी इतना ताकतवर हो गया कि उसने पूरी दुनिया पे अपना प्रभाव छोड़ा। आप सारे बच्चे हिटलर का नाम तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि उन्होंने क्या किया और क्यों उनको हिस्ट्री में इतना नाम मिला। तो हम शुरू करेंगे इस कहानी को आज। सबसे पहले तो नाजिज्म को थोड़ा सा मैं समझा दूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा। नाजिज्म एक तरह की आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। हर व्यक्ति का एक अपना नज़रिया होता है दुनिया को देखने का और वो अपने नज़रिए से ही दुनिया को देखता है। उसके लिए दुनिया ख़राब है, अच्छी है, वो अपने हिसाब से उसको तय करता है और साथ ही वो दुनिया को बदलने का भी प्रयास करता है अपने विचारधारा के हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। नाजिज्म हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी जिसके तहत उन्होंने दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखा, अपने नज़रिए से देखा और दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास किया, खास करके जर्मनी में और उसके आसपास के जो सराउंडिंग कंट्रीज़ थे वहाँ पे। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को एक कहानी से। कहानी शुरू होती है 1945 के स्प्रिंग सीजन में। 1945 का वसंत ऋतु आमतौर पर मार्च के महीने में होता है। तो एक छोटा सा लड़का है जिसकी उम्र है 11 साल की और उसका नाम है हेलमथ। उसके फादर एक जाने माने फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं। वो अपने घर में अपने बिछावन पे सोने का नाटक कर रहा होता है। नींद से सोया नहीं है वो। अक्सर आप बच्चे भी ऐसा करते हैं, जब आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है आप सोने का नाटक कर लेते हैं। तो वैसे ही हेलमथ भी सोने का नाटक कर रहा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती है और इसी बीच में वो अपने माता पिता की बातें सुनता है। जर्मनी का रहने वाला हेलमथ अपने माता पिता की बातें सुनता है। उसके पिता उसकी माता से बहुत ही सीरियस टोन में ये बात कहते हैं, काफ़ी गंभीर हैं वो, और कहते हैं कि अब जो परिस्थितियां आ रही हैं उसमें हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अन्यथा जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। वो वैसा ही सलूक करेंगे जैसा हमने किया जेउस के साथ और अन्य लोगों के साथ। आप सोचें कि कोई व्यक्ति आत्महत्या की बात करता है, इसका मतलब कि परिस्थितियां काफ़ी गंभीर हैं और स्थिति काफ़ी बुरी है। हेलमथ इन बातों को सुनकर काफ़ी दहशत में आता है, डर जाता है। अगले दिन शाम में वो अपने फादर के साथ घूमने के लिए निकलता है और वो शाम उसके पिता के साथ बिताई गई उसकी आखिरी शाम होती है। अगले दिन उसके पिता अपने ऑफिस में खुद को शूट कर लेते हैं, गोली मार लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। अगले कई दिनों तक हेलमथ अपनी माँ का दिया हुआ खाना खाने से डरता है। उसे इस बात का डर होता है कि कहीं उसकी माँ ने उसके खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। तो क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि एक लड़का जो अपनी माँ पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, उसको अपनी माँ से डर हो जाता है कि कहीं उसने उसके खाने में जहर ना मिला दिया हो। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। हेलमथ के पिता जर्मनी की जो सेना थी उसके समर्थक थे, नाजिज्म के सपोर्टर थे, या कहें तो हिटलर के सपोर्टर थे। और इस क्रम में उन्होंने न जाने कितने ही जेउस को मृत्यु दिया था, उनकी हत्या की थी, उसकी हत्या में वो सहभागी थे। विभिन्न तरीकों से उनकी हत्या की गई थी। और जो अब परिस्थितियां बन रही थी वो ऐसी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, और इसमें जर्मनी हार के मुहाने तक पहुंच चुका था। तो जो भी नाजी सपोर्टर थे, हिटलर के सपोर्टर थे, उनको ये डर लग रहा था कि यदि हमारी सेनाएं हार जाएंगी, जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाएगी, तो इसके बाद हमारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो हमने अपने दुश्मनों के साथ किया था। इस डर से वो सोच रहे थे कि इससे बेहतर हम आत्महत्या ही कर लें। आगे परिस्थितियां ऐसी ही बनती गईं। अप्रैल 1945 में हिटलर अपने पूरे परिवार के साथ अपने
सबसे विश्वस्त मंत्री मिनिस्टर गॉबेल्स के साथ इन्होंने बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर ली और इसके कुछ ही समय के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी की हार के साथ समाप्त हो गया। इस युद्ध में दो पार्टियां थीं। जाहिर सी बात है, कभी भी युद्ध जो है वो एक व्यक्ति तो आपस में लड़ नहीं सकता है, दो लोगों का होना जरूरी है। एक था एलाइज और दूसरा था सेंट्रल पावर्स। मैं आज लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आज समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको डिटेल में इसको लिख करके भी बताऊँगा, ऐसे तो मैं आपको नोट्स देता ही हूँ। तो एलाइज और सेंट्रल पावर को समझते हैं। एलाइज में वो देश थे जो कि जर्मनी के खिलाफ थे, लाइक ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस। ये वो देश थे जो एलाइज कहे गए, मित्र राष्ट्र, और इन लोगों ने मिलकर के जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जर्मनी के जो 7 लोग थे वो कहे गए सेंट्रल पावर्स। जर्मनी, तुर्की और जापान, ये वो देश थे। और साथ ही इटली मैं भूल गया था। जर्मनी, जापान, तुर्की और इटली, ये 4 देश जर्मनी के पक्ष में थे जो कहे गए सेंट्रल पावर्स, जबकि दूसरी ओर एलाइज में थे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये कहे गए एलाइज। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ 1939 से लेकर के 1945 तक, इस युद्ध को हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में जानते हैं। इस प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में पूरी दुनिया के जो देश थे वो दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आए। इसके वजह से इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों ने हिस्सा लिया। और अंततः 1945 में इस युद्ध में जर्मनी की, यानी कहें तो सेंट्रल पावर्स की हार हुई। और इस हार के बाद एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया, कहें तो एक कमेटी गठित की गई, जिसमें युद्ध के लिए पूर्ण रूप से जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यहाँ तक कहा गया कि जर्मनी ने मानवता के खिलाफ अपराध किया। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में 70 लाख ज्यूज, जिनकी हत्या हिटलर के कहने पर नाजियों ने कर दी। इसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा पोलैंड के रहने वाले लोगों की हत्या की गई। जिप्सीज, जो कि वहाँ के आदिवासी थे, उनकी हत्या की गई बड़ी संख्या में। और इन लोगों को इस नाम पे हत्या किया गया कि ये लोग मेंटली या फिजिकली डिसेबल हैं, यानी ये शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम हैं, सक्षम नहीं है, कमज़ोर हैं। इन लोगों की हत्या सिर्फ इस नाम पे की गई। यही नहीं, बड़ी संख्या में जर्मनी के लोगों की भी हत्या इसमें की गई। तो इस कारण से उन्हें मानवता का दुश्मन करार दिया गया। हालांकि इस ट्रिब्यूनल ने ऐसी बहुत कठोर सज़ा नहीं सुनाई। इतनी बड़े नरसंहार के बावजूद सिर्फ 11 लोगों को ही मौत की सज़ा दी गई और अनेक लोगों को आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बात का भी डर एलाइज को था, यानी जो जीते हुए लोग थे उनको था, कि यदि हम बहुत ज़्यादा हार्सफुली जर्मनी के साथ ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, बहुत ज़्यादा कड़ा रुख इख्तियार करते हैं, तो कहीं फिर से एक नया वर्ल्ड वॉर ना क्रिएट हो जाए, एक बार फिर से युद्ध की परिस्थितियाँ ना हो जाएं। क्योंकि ये स्थिति को उन्होंने एक बार पहले भी एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी थीं जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हुई। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही पड़ चुके थे, यानी कि ये तय था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना था। तो अगले वर्ल्ड वॉर को टालने के लिए, तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हो, इसके लिए कोई हार्सफुल स्टेप जीते हुए देशों के द्वारा नहीं उठाया गया, यानी एलाइज के द्वारा नहीं उठाया गया, जिससे कि ऐसा लगे कि जर्मनी के साथ अत्याचार हुआ हो और एक बार फिर से एक नए युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। तो इसको बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। क्या वो एक्सपीरियंस थे जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी? इसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे आगे।